वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा। हाय ब्यूटीफुल मॉमीज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम आज की वीडियो उनके लिए लाए हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच गए हैं 7th मंथ में। तो आने वाले 3 मंथ्स बहुत क्रूशल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेबी वेट गेन काफ़ी ज़्यादा करता है। इस टाइम पे आपका भी वेट गेन होगा। हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपकी बेबी की क्या क्या इस टाइम पर ग्रोथ हो रही है और आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। कोई चार्जेस नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। और जब सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर आपने हिट करना है सो दैट आपको जो भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। कंग्रेचुलेशंस कि आप 7 मंथ में एंटर कर चुके हैं। आपने मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसमें बेबी का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सबसे ज़्यादा होगी, वेट गेन सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपनी रेस्ट का पूरा ध्यान रखें, वाटर इनटेक ज़रूर रखना है। इसके अलावा आप में और बेबी में क्या क्या चेंजेस आएंगे तो वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 7th मंथ में बेबी का जो साइज़ है वो 14 इंचेस तक हो सकता है और वेट 900 ग्राम से 1 केजी तक हो सकता है। इस टाइम बेबी की हेयरिंग कैपेसिटी फुली फॉर्म हो चुकी होती है और वो अपनी आईलिड्स खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सो वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अगर बाहर कोई आवाज़ आती है या आप अपने पेट पर कभी लाइट मारेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जो फादर्स हैं वो अपनी बेबी को बाहर से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बेबी उन्हें सुनेंगे प्रॉपर। ये बेस्ट टाइम होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुने, वो चीज़ बेबी डायरेक्टली सुन रहे हैं या कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना चाहते हैं, ऊंचा ऊंचा पढ़िए, बेस्ट टाइम है इसके लिए। इस टाइम आपके बेबी की जो मूवमेंट्स हैं, जो किक्स हैं, वो इंक्रीज़ भी हो जाएंगी और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगी। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है उसे स्पेस कम हो जाता है, तो इसी रीज़न से जब भी वो हिलेगा तो आपको ज़्यादा स्ट्रांगली फील होगा। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं ना कोई भी, उस टाइम पे बेबी जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है और मोस्टली जिस टाइम पे आप बैठे होंगे उस टाइम पे आप ज़्यादा मूवमेंट्स फील कर पाएंगे। लेकिन अगर कभी मूवमेंट नहीं भी होती है थोड़ी देर के लिए तो आप परेशान मत होइए इस चीज़ के लिए। अगर आपका बेबी 7th मंथ में डिलीवर हो भी जाता है, प्री मैच्योर कंसीडर किया जाता है इस टाइम पे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, NICU बोला जाता है जिसे। अभी बेबी के जो लंग्स हैं, लीवर हैं, कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होते हैं, जिस वजह से थोड़ा रेस्पिरेटरी इशू आ सकते हैं। लो ब्लड शुगर लेवल होता है, जिस वजह से NICU में जब उन्हें रखा जाता है, जब तक वो बिल्कुल प्रॉपरली ब्रीदिंग इश्यूज उनके सॉल्व नहीं हो जाते या बाकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाती है, तब तक वो उनको वहीं पे रखेंगे बेबी को। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस मंथ में अगर बेबी पैदा होते हैं तो सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं हम कि माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से और यूट्रस का प्रेशर पड़ने की वजह से आपका जो यूरिनेशन है, यूरिन जो आप करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता था। अगर आप छीकेंगे या खांसेंगे तो उससे भी पॉसिबल है कि यूरिन आपका पास हो जाए, लेकिन आप डरिए मत, ये ठीक हो जाता है बाद में, ये नॉर्मल है इस टाइम। सो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप रात को जब सोएं बेड टाइम पर, उस टाइम आपने पानी कोशिश करना है कम पिए। एंड सेकेंडली, जैसा बोला जाता है कि कैफ़ीन का इंटेक जो है वो भी आपको कम रखना है सो दैट रात को आपको बार बार परेशानी ना हो। क्योंकि ये मंथ ऐसा होता है कि जब आप रात को उठते हैं तो उठने में, फिर से लेटने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए वाटर रिटेंशन की वजह से और ब्लड फ्लो की वजह से हमारे पैरों में काफ़ी सूजन आ जाती है इस टाइम पे, या हाथों में आ जाती है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपकी डिलीवरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे सोजिश की वजह से आपके पैरों में भी पेन रह सकती है। तो कोशिश आप यही करें कि जितना हो सकता है अपने पैरों को एलिवेशन वाली सिचुएशन में रखें। जैसे जब आप सोती हैं या लेटती हैं तो अपने पैरों के नीचे पिल्लो रखें। इसी तरीके से
कभी दिन में भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो पिलो ज़रूर रखें, ताकि पैरों की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो ना जाए या वाटर रिटेंशन वहाँ पे ना हो। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो इस केस में आप अपने ऑफिस में जब बैठती हैं चेयर पे, तो अपने पैरों के नीचे कोई भी आप स्टूल रख सकती हैं। ज़्यादा देर के लिए ना बैठें, ज़्यादा देर के लिए पैरों को ना लटका के रखें। तभी कहते हैं कि एक सिचुएशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, ना ज़्यादा देर बैठे रहना है, ना ही आपको लेटे रहना है। प्लस इस टाइम पे क्योंकि पैरों में स्वेलिंग होती है तो आपके पैरों का साइज़ भी थोड़ा मतलब चौड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए जो भी आप शूज़ पहनती हैं फ्लैट नहीं डालना है, पहली चीज़। दूसरा, थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा ले लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप टाइट शूज़ पहनेंगे तो आपको वो फिर पेन करेगा। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि सभी को स्वेलिंग हो। मुझे जैसे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं हुई थी, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके बेबी बम्प का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है इन मंथ्स में। एंड अभी क्या होगा कि आपको स्ट्रेच मार्क्स जिन्हें आने हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट पे, आपके थाइज़ पर, आपके स्टमक पे, क्योंकि वो साइज़ बड़ा हो रहा होता है इसी वजह से। बट इसकी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक तरह से निशानी है मदरहुड की। इस लास्ट ट्राइमेस्टर में आप सबसे ज़्यादा वेट गेन करती हैं, इसीलिए आपका जो बेबी बम्प है वो भी सबसे ज़्यादा इन्हीं मंथ्स में जो है विजिबल रहेगा। इस मंथ से आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको कोलेस्ट्रॉम, जो पीला दूध होता है, वो हल्का सा जैसे डिस्चार्ज हो सकता है। तो उससे टेंशन मत लीजिए आप। अगर कभी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, और ये राइट टाइम है आपको नर्सिंग ब्रा चूज़ करने के लिए। डिलीवरी के बाद आपको ये ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इस टाइम पे आप साइज़ जो है थोड़ा और 1 या 2 इंचेस जो है बिगर ही लीजिए, बट आप चूज़ करिए जिससे सैगिंग का भी प्रॉब्लम ना रहे। प्लस मैटरनिटी जो ब्रा है वो आपको आगे जाके फीड कराने में भी हेल्प करेगी। हम बात करते हैं इसमें पेल्विक पेन एंड बैक एक्स की, क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स होते हैं मसल्स, जिसकी वजह से हमारी जो प्यूबिक बोन है सेंटर में, फ्रंट में होती है, उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हमें बैक एक्स होती हैं, थाइस की जो दोनों साइड्स है वहाँ पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वेजाइना में आपको कई बार ऐसे प्रेशर फील होगा, जो वेजाइना एंड एनस के बीच का पार्ट, इसके लिए आप प्रीनेटल क्रैडल होती हैं, वो आपको हेल्प करेगा पेन ईज करने में। इसके अलावा ज़्यादा देर के लिए आपको खड़े नहीं रहना है। अगर आप बैठती हैं तो आपका जो पॉस्चर है वो ठीक होना चाहिए। और अगर आप कभी बैंडेज ड्रेसिंग करवा रहे हैं तो चेयर पे बैठ के ही करवाना है। कुछ पेल्विक एक्सरसाइज होती हैं, फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी। बाकी देखिए, ये एक ना साइन होता है डिलीवरी के लिए, आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है, तो इससे घबराना नहीं है। प्रेशर फील होता है, बट डिलीवरी जैसे ही होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस मंथ में ब्रैक्सटन हिक्स जो है, यानी कि फॉल्स लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाती हैं, या वो इस चीज़ को फील करती हैं। ब्रैक्सटन हिक्स जो है बेसिकली क्या है कि जैसे आपको लेबर पेन होती है, बिल्कुल वैसे ही ये लेबर पेन रहेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगी। बट लेबर पेन जो रियल होती हैं और इनमें डिफरेंस होता है। ये कॉन्ट्रैक्शंस जो आपको रहेंगी, इसका पेन उतना इंटेंस नहीं होगा, इसका कोई पैटर्न नहीं होगा। जैसे रियल पेन्स जब आपको होती हैं तो उसका पैटर्न होता है। ये कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर नहीं रहती हैं। आप इस कॉन्ट्रैक्शन में सो भी सकते हैं अगर आपको हो रही है, पानी पिएंगे या थोड़ा सा चलेंगे उठ के तो ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए इसे फॉल्स लेबर पेन बोला जाता है। इस टाइम पर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी और काफ़ी ज़्यादा अब ये होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। 9 मंथ तक काफ़ी बढ़ जाता है ये। हार्टबर्न और एसिडिटी आपको रहेगा, इसलिए आपको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इस मंथ में आपको इचिंग भी शुरू हो जाती है, बट ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो सभी को ये सिम्टम्स रहेंगे। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी को होते हैं ये सिम्टम्स और किसी को नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ एडवाइस की जो आपको हेल्प करेंगे।
ये बेस्ट टाइम होता है जब आपने अपना जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है वो आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ रेगुलरली फॉलोअप्स करने चाहिए। इसका रीज़न है कि देखिए कई बार 7th मंथ में भी डिलीवरी के लिए आपको बोला जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो। सो अगर आपने अभी तक हॉस्पिटल चूज़ नहीं किया होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। आपके जितने भी पेंडिंग टेस्ट हैं वो आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इस टाइम पे हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना होता है, यूरिन का टेस्ट कराना होता है, शुगर लेवल टेस्ट होता है। सो ये सभी टेस्ट आप जल्द से जल्द करवाएं जैसे ही आपको डॉक्टर बताते हैं। और अपने कोई भी क्वेश्चंस जो हैं डिलीवरी से रिलेटेड वो आप अपने डॉक्टर से पूछें। आपने इस टाइम से अपने हमेशा साइड पर सोना है और मेनली लेफ़्ट साइड पर सोना है। जब आप खाना खाते हैं स्पेसिफ़िकली उसके बाद राइट साइड आप सो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोना है। सेकेंडली आप पिलोज़ यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो प्रेगनेंसी पिलोज़ भी आते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो घरों में हम यूज़ करते हैं उन्हें अपने नीज़ के बीच में रखिए। थोड़ा सा आप एक टॉवल सा फ़ोल्ड करके अपने टमी के नीचे भी रख सकते हैं, सो आप कंफर्टेबली जो है सो पाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि हमें नींद नहीं आती है, हैवी हो जाता है बम, जिस वजह से हम थोड़ा सा करवट लेते हैं तो पेन होता है। बाकी पोजीशंस का ध्यान रखें, अपनी बैक पे में नहीं सोना है आपको। लेकिन अगर कभी नींद खुलती है और आप बैक पे लेटे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी टाइम पे जो है करवट लेकर अपना लेफ़्ट साइड या राइट साइड जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हैं आप वैसे सो सकते हैं। सो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि साइड पे ही आप सोएंगे अब से ना 9 मंथ्स तक। जैसे मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि आपने जंक फूड टोटली अवॉइड करना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, अदरवाइज़ बहुत आपको ये एसिडिटी देगा, हार्ट बर्न करेगा, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, ना ही आप ढंग से सो पाएंगे। अपनी बेबी की मूवमेंट्स को आप काउंट करना आप स्टार्ट कर दीजिए। किक्स जो होती हैं मूवमेंट 10-15 मूवमेंट्स एक दिन में होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि अगर बेबी किक करता है सिर्फ उसी को हम काउंट करते हैं मूवमेंट में। फ्लिकरिंग होती है या कुछ आपको वैसे भी थोड़ा सा हिलता हुआ लगे तो वो भी मूवमेंट में काउंट होगा। और वाटर इनटेक रखिए, रेस्ट करिए, प्रॉपर खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। यही सब इस वीडियो में मैं आज शेयर करना चाहती थी।